नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और एनडीटीवी इंडिया का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। देश में विवाद भाषा को लेकर हो रहा है और खासकर मुंबई में आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए, प्रदर्शन किया और बवाल मचा हुआ है। तो मेरे साथ दो मेहमान हैं और एक तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं जितेंद्र दीक्षित, जो कि मुंबई से जुड़े हुए हैं और मुंबई को कवर कर रहे हैं। उन्होंने एक आर्टिकल भी अभी लिखा है, उस पर भी उनसे बात होगी। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो कि उत्तर प्रदेश को समझते हैं, बिहार को समझते हैं, पूरे उत्तर भारत को समझते हैं और ये लड़ाई हिंदी भाषा और मराठी भाषा को लेकर के है, तो इसलिए बात जरूरी है। जितेंद्र, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। मैं आपके आर्टिकल को पढ़ रहा था, एनडीटीवी.com पे दर्शक भी पढ़ सकते हैं। आपने दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण लिखी। आपने 2011 की जनगणना का जिक्र किया। आपने कहा कि भाई यहाँ पर जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो 36 लाख हैं, जो मराठी बोलने वाले लोग हैं वो 45 लाख लोग हैं। आपने कहा गुजराती बोलने वाले लगभग 14 लाख लोग हैं, गुजराती और बाकी भाषा बोलने वाले। तो अगर इनको जोड़ दें तो हिंदी भाषी लोग ज्यादा है, मतलब गुजरात को अगर जोड़ें तो 50 हो जाता है। फिर ये विवाद क्यों है? देखिए, ऐसा है कि यही सवाल उठाया जा रहा है कि मराठी को लेकर पार्टियां साथ में आई हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। जी। दोनों ही पार्टियों की हालत इस वक्त बेहद खराब है। एमएनए पार्टी है महाराष्ट्र में, ना एक भी विधायक है, ना एक भी पार्षद है, ना एक भी सांसद है। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की हालत भी बीते आंकड़ों की बात करें तो काफी हालत खराब हो गई, और वो भी अपनी एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ राज ठाकरे का अपना बेटा भी है, अमित ठाकरे, फिर आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे का बेटा है। इनके राजनीतिक करियर को भी जो है उसकी राह भी इनको क्लियर करनी है। ऐसे में इनके सामने अभी कोई ठोस मुद्दा जो है नजर नहीं आ रहा, और इनको लगता है कि जो मराठी का मुद्दा है, 2009 में पहली बार जब राज ठाकरे ने मराठी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, उनकी पार्टी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था 2009 में, और उसमें उन्हें 13 सीटें मिली थी। हालांकि 288 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा है महाराष्ट्र की, जिसमें 288 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 13 सीटें बेहद कम हैं। लेकिन तब एमएनएस के उम्मीदवारों ने बहुत सारी सीटों पर अविभाजित शिवसेना के उम्मीदवारों को हराने का काम किया था, और उस वक्त मराठी का मुद्दा काफी छाया हुआ था। तो राज जी। ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि अगर उस मुद्दे का फिर से इस्तेमाल किया जाए तो पार्टी पुनर्जीवित हो सकती है, पार्टी में नई जान आ सकती है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि राज ठाकरे फिर से एक बार मराठी के मुद्दे को अपना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की बात करें तो देखिए, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हिंदुत्ववाद का तो नारा देते आई है, लेकिन उसने हमेशा ये भी कहा है कि वो मराठियों के लिए मराठियों की पार्टी है, और महाराष्ट्र में वो मराठीवाद चलाएगी, और अगर जब राष्ट्र की बात आएगी तो हिंदुत्ववाद चलाएगी। तो ये रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी की विचारधारा जो रही है। और दूसरी बात ये कि जब से उद्धव ठाकरे ने साल 2003 में पार्टी की कमान संभाली, तो हमने ये देखा कि पार्टी ने किसी प्रकार का कोई कट्टरवाद नहीं दिखाया, ना तो धर्म को लेकर, हम्म। तो भाषा को लेकर कट्टरवाद दिखाया। बाल देखिए, ठाकरे और उनके बेटे उद्धव ठाकरे के उनकी व्यक्तित्व में मजबूरी थी काफी उसमें। फर्क दिखाई पड़ा। वो तो कांग्रेस के साथ चले गए थे तो उनकी अब यहाँ, मजबूरी थी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भाषा का मुद्दा था, जो मराठीवाद का मुद्दा हम्म। 80 के दशक में ही पहचान लिया था कि अगर आपको पार्टी का विस्तार करना है तो भाषा से उठकर कोई दूसरा मुद्दा अपनाना पड़ेगा। हम्म। महाराष्ट्र में भाषा का मुद्दा सिर्फ मुंबई, ठाणे या ज्यादा से ज्यादा पुणे जैसे शहरों तक ही सीमित है। उसके बाहर जो है भाषा का मुद्दा, मराठी गैर मराठी का मुद्दा नहीं चलता है। बाकी महाराष्ट्र में धर्म आधारित राजनीति चलती है और जाति आधारित राजनीति चलती है, मराठा वर्सेस ओबीसी वाली राजनीति चलती है। तो ऐसे हम्म। में मुंबई में चूंकि अब मराठी पॉपुलेशन है और उससे ज्यादा गैर मराठी पॉपुलेशन है, जैसा मैंने बताया कि हिंदी भाषी हैं, गुजराती भाषी हैं, उर्दू भाषी हैं। तो ये जो जी। मराठी वोटों के आधार पर इन लोगों को लग रहा है कि फिर से उनकी पार्टी पुनर्जीवित हो सकती है, और जो महानगर पालिका के चुनाव होते हैं उसमें 1000, 1500 या 2000 वोट भी जो है काफी फर्क पैदा कर देते हैं किसी के जीतने या हारने में। ठीक है, जितन बने रहिए। मैं अगला सवाल आपसे करूंगा कि देवेंद्र फडणवीस भी नपातुला क्यों बोल रहे हैं, इस पर आगे आपसे बात करो। लेकिन उत्कर्ष जी, मुझे एक चीज बताइए कि इस पूरे मामले को हम देखें तो बवाल मच गया है, दोनों भाई साथ आए, बड़ी रैली की और बवाल मच गया। आपको क्या लगता है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है? उद्धव और राज के आने के बाद ये गुंडई क्यों? वो तो कह रहे हैं हम गुंडे हैं, मराठी के लिए तो हम गुंडा ही सही।
अच्छा देखिए अंजीत, हम्म। आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हम्म। हम कुछ साल पीछे चले जाएं। हम्म। बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना बनाना शुरू की थी हम्म। 60 के दशक में, हम्म। तो बेसिक क्या था? हम्म। वो अपना जो अखबार निकालते थे वहां पे मराठी सेंटिमेंट को प्रश्रय देते थे, और उसके बाद जो बड़ा कैंपेन उन्होंने किया, हम्म। बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी, हम्म। वो 1966 से 70 तक का जो दौर था, हम्म। वो महाराष्ट्र के भीतर, मुंबई के भीतर हम्म। तमिल वर्चस्व हो रहा था। तमिलनाडु से बहुत सारे लोग आ रहे थे, और यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड में वरदराजन मुदलियार जैसा हम्म। एक बड़ा नाम इमर्ज हो हम्म। चुका था। तो हम्म। वहां पे जो सारा कंट्रोल था, खास तौर हम्म। पे जो मलिन बस्तियों, झोपड़पट्टी जिसको मुंबई में बोलते हैं, वहां के भीतर हम्म। मद्रासियों का कंट्रोल, वहां के धंधों पर कंट्रोल, हम्म। सोने के कारोबार पर तमिल लोगों का कंट्रोल। तो हम्म। वो एक लाइन दी उन्होंने। हम्म। वो लाइन जो है, हम्म। उसने शिवसेना को एक पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दी, पॉलिटिकल इक्विटी बनाना शुरू हुई। हम्म। उसके बाद आप आ जाइए, हम्म। फिर आया बाला साहब ठाकरे के साथ राज ठाकरे का दौर। उद्धव तो हम्म। फिर भी साइलेंट थे। तो हम्म। उस वक्त क्या था, नॉर्थ उत्तर भारतीय बनाम मराठी मानुष, हम्म। ये एक बड़ा अभियान चला। आप हम्म। याद कीजिए, टैक्सी यूनियंस में से लेके और हम्म। सिनेमा यूनियन तक, हम्म। क्योंकि शिवसेना की दो ही ताकत है, एक तो भाषाई अस्मिता हम्म। एक ताकत थी, और दूसरा ट्रेड यूनियंस उसकी ताकत हम्म। थी। हम्म। कम्युनिस्ट पार्टियों से ट्रेड यूनियन छीना था बाला साहब ठाकरे ने। हम्म। तो वो वहां पर जाके ये 90s में बहुत हुआ, और वो स्वर्णकाल आप कहिए शिवसेना का था हम्म। भाई। उसके बाद मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, और शिवसेना के लोग मुख्यमंत्री बनते रहे। तो हम्म। ये जो बेसिक कार्ड शिवसेना का है, तो हम्म। अब जैसा जितेंद्र जी ने अभी कहा कि राज ठाकरे अपनी पार्टी बनाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाए, लंबा हम्म। टाइम गुजारा उन्होंने। उद्धव ठाकरे ने हासिल किया अलायंस के भीतर जाके, लेकिन वो भी फिलहाल हार गए, हाशिए पे चले गए। तो अब हम्म। बैक टू बेसिक जाना है, और हम्म। बैक टू बेसिक वही मराठी अस्मिता है। तो जी। इस बार वो मराठी भाषा हम्म। आ गई है। सो शिवसेना कुछ नया नहीं कर रही है, नहीं वो तो मुझे अपनी एक चीज बताइए उत्कर्ष जी, मुझे एक चीज बताइए कि क्या बैक टू उस मुद्दे पर जाने पर, बैक टू मराठी मुद्दे पर जाने पर आपको लगता है कि फायदा मिल जाएगा? देखिए, ये इस वक्त पूरे देश की पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर आप देखें, तो हम्म। ये मिलेगा कि ये सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। डेवलपमेंट तो बीच बीच में वो स्लोगन है, सबके पास है, हर आदमी हम्म। विकास ही करना चाह रहा है, विकास ही कर रहा है। जो हम्म। हारा वो भी विकास कर रहा था, जो जीतने का दावा कर रहा है वो भी हम्म। विकास कर रहा है। लेकिन हम्म। वोट तो आते हैं सेंटिमेंट से, चाहे वो हम्म। कास्ट का सेंटिमेंट हो, चाहे वो रिलीजियस सेंटिमेंट हो, चाहे वो अब लैंग्वेज का सेंटिमेंट हो। हम्म। तो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स फिर से एक बार भारत में सेंटिमेंट जगाने की कोशिश हो रही है। सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है, और उस ठीक है। सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स में आपके पास कार्ड है पहले से मौजूद, आपने हम्म। उसको साइड कर रखा था, अब वो प्ले हम्म। कर रहे हैं। तो नतीजा क्या होगा ये तो पता नहीं, बट ठीक है। है इस तरीके। मैं आता हूं सर आपके पास। जितन मुझे एक चीज बताइए कि उत्कर्ष सर ये कह रहे हैं कि भाई सेंटिमेंट पॉलिटिक्स है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि इस सेंटिमेंट पॉलिटिक्स के बीच प्रताप सरनाइक जब मनसे कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। और उस वक्त मैं एंकरिंग कर रहा था, लाइव था उस दौरान, पारस और बाकी सारे लोग वहां पर, अभिषेक अवस्थी थे, आपकी पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। और वहां देखा कि बवाल हो गया, बोले वापस जाओ, जाना पड़ा। और यही प्रकाश सरनाइक जिन्होंने ये कहा था कि परमिशन मिलनी चाहिए। इस सेंटिमेंट के बीच में एक नाथ शिंदे खुद को कहां पाते हैं? देखिए, एकनाथ शिंदे की स्थिति जो है इस पूरे भाषाई विवाद में बड़ी ही विचित्र हो गई। एक तरफ तो महायुति सरकार में शामिल है, उनकी पार्टी एक हम्म। घटक दल है महायुति हम्म। गठबंधन की। हम्म। तो सरकार का ये फैसला था, फडणवीस सरकार का ये फैसला
नई शिक्षा नीति थी उसके तहत 3 भाषाओं को पढ़ाया जाना था, तो तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी भाषा को डिफॉल्ट भाषा रखा गया था कि अगर और किसी भाषा को पढ़ाने के लिए 20 कम से कम 20 छात्र नहीं मिलते हैं तो फिर डिफॉल्ट के तौर पर हिंदी भाषा पढ़ाई जाएगी। अब इसका विरोध कर रही थी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे जो है वो इसका विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बाकी की जो विरोध करने वाली पार्टियां थी उन्होंने इसको जोड़ दिया था मराठीवाद से। उनका कहना था ये तो मराठी को दमन करने की कोशिश है और हिंदी को लादने की कोशिश है। तो वही जिस वैसे तरह से बाकी दोनों पार्टियां मुखर थी इस सेंटीमेंट को लेकर, उस वैसे सेंटीमेंट पर ये नहीं खेल सकते थे, क्योंकि ये सरकार का हिस्सा थे, तो ना तो ये समर्थन कर पा रहे थे ना विरोध कर पा रहे थे। तो इनको ये जो सारा कुछ हुआ तो इनको लगा कि काफी डैमेज हो गया है हमारी छवि को, क्योंकि अल्टीमेटली अपने आप को ओरिजिनल शिवसेना तो यही मानते हैं ना। चुनाव आयोग ने भी पार्टी का सिंबल इन्हीं को दिया है, नाम भी दिया है। तो अब मराठियों की पार्टी मतलब शिवसेना। तो अब जब मराठी भाषा को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो इसमें इनकी कहीं प्रेजेंस ही नहीं थी, ये चुप्पी साधे हुए थे। आज अचानक इनको लगा कि ये मोर्चा वहां पर हो रहा है मीरा रोड में, तो हम कुछ ना कुछ जाके डैमेज कंट्रोल करें, वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखा दें। ऐसे में ये जो प्रताप सरनाइक हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के कोटे से मंत्री बने हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री, इनको भेजा गया ताकि ये भी उसमें शामिल हो जाएं और ये दिखाएं कि भाई मराठी के मुद्दे पर ये भी साथ में आए। लेकिन इन्होंने देर कर दी और इसका नतीजा ये हुआ कि बाकी के दो पार्टियों के जो कार्यकर्ताओं ने इनको वहां से भगा दिया। जब ये वहां पर पहुंचे तो इनके ऊपर एक तरह से हमला कर दिया और इनको भागना पड़ा वहां से। क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं बगैर एकनाथ शिंदे की मर्जी के गए होंगे क्या प्रताप सरनाइक? नहीं, मुझे नहीं लगता है एकनाथ शिंदे की मर्जी के बगैर ये अपनी मर्जी से ऐसा कुछ करेंगे। मुझे नहीं लगता है, जितना मैं इनके व्यक्तित्व को जानता हूँ प्रताप सरनाइक को, मेरा इनसे करीब पिछले 30 साल का परिचय है। ये खुद से ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे, खुद से अपने आप से ऐसे कोई फैसले नहीं लेते हैं। इनके नेता ने यानी कि एकनाथ शिंदे ने इनको कहा होगा जाने के लिए कि भाई इस पूरे मामले में हमको बड़ा डैमेज हो गया है और ऐसे में कम से कम इस मोर्चे में अगर हम अपनी प्रेजेंस दिखा देंगे तो कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, इसके लिए आप जाइए। मुझे लगता है ऐसा कुछ इनको निर्देश मिला होगा, इसलिए वहां पर गए थे। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ अब एक बार और जितेंद्र आपके पास। लेकिन उत्कर्ष जी, मुझे एक चीज बताइए कि जितेंद्र बहुत चूंकि वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि बगैर एकनाथ शिंदे के वो नहीं गए होंगे। बीजेपी कहाँ है इसमें, उत्कर्ष जी? नहीं, बीजेपी के साथ तो दिक्कत है ना। बीजेपी के साथ दिक्कत है कि जैसे ही वो किसी भाषा विवाद में पड़ेगी, भाई सरकार तो उसी की तो 3 लैंग्वेज फार्मूला आया है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे केंद्र की बात हो, चाहे नई शिक्षा नीति केंद्र से, और उत्तर वहां महाराष्ट्र में भी तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। अब अच्छा, बीजेपी तो का अगर आप स्लोगन देखिए तो एक राष्ट्र एक विधान एक संविधान एक प्रधान, यही चलता है। अब अगर बीजेपी शिवसेना के लाइन पे आती है तो दिक्कत, और अगर शिवसेना की लाइन के खिलाफ जाती है तो दिक्कत। तो जो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसके सामने एक ऐसा स्टेटस आ गया है जहां पर कि वो अगर कुछ बोलती है तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कैसे कैंपेन में कन्वर्ट होगा, ये सोचना अभी बहुत मुश्किल काम हो गया है बीजेपी के साथ। तो वो एक तरीके से कहिए कि वो एक ट्रैप में है। अब उसके रणनीतिकार कैसे निकलेंगे उससे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सच है कि अगर वो मराठी सेंटीमेंट वाली लाइन पकड़ते तो फंसेंगे। और शिवसेना की राजनीति जो होती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं है। उद्धव ठाकरे कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हैं, बट राज ठाकरे कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिशियन नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि अच्छा तुम भी ठीक तुम भी ठीक, ऐसे नहीं होगा। या तो तुम हमारे साथ आओगे, नहीं तो तुमको। अब ये जो बोला था कि गुंडागर्दी नहीं होगी, और गुंडागर्दी वाला जो बयान आया कि हम तो गुंडे हैं, हम करेंगे। जितेंद्र कुछ बोल रहे हैं। हाँ, जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जी उत्कर्ष जी, थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो है ना, ये सारा कुछ बीजेपी के फायदे का खेल हो रहा है और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इसमें मैं बीजेपी की भूमिका भी देखता हूँ। देखिए क्या होगा कि मैंने जैसे अभी आंकड़े मेरे एक आर्टिकल से कोट किए अंजीत जी ने, तो एक तो यह है कि जो गैर मराठी वोट है, नॉन मराठी वोट्स हैं,
खास करके गुजराती और मारवाड़ी वोट्स जो है, या तो उत्तर भारतीय वोट्स, अब उत्तर भारतीयों के बीच भी, यूपी बिहार के लोगों के बीच भी बीजेपी बड़ा कैंपेन चला रही है उनको साथ में लेने के लिए। तो एक तरफ बीजेपी इस चीज को लेकर लगभग निश्चित है कि मुंबई के जो गैर मराठी वोट्स हैं वो उनको मिलेंगे। खाली हाँ, जो उर्दू स्पीकिंग वाले वोट्स हैं वो कांग्रेस वगैरह जैसी पार्टियों में, एआईएमआईएम में या फिर समाजवादी पार्टी में बट जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं है। मुस्लिम वोटों की चिंता बीजेपी को नहीं है, वो तो डिवाइड हो ही जाएंगे। लेकिन जो हिंदू नॉन मराठी वोट्स हैं वो बीजेपी को मिलेंगे, इस बात को लेकर बीजेपी लगभग आश्वस्त है। अब रहा सवाल मराठी वोटों का, तो जो मराठी वोट हैं वो अगर बट जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए फायदे वाली ही बात है। क्योंकि देखिए, अभी आपको आप कहेंगे कि बटेंगे कैसे, अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तो दोनों तो साथ ही में आ रहे हैं, तो वोट बटेंगे कैसे, वो तो इनके बीच में कोई गठबंधन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि ये दोनों भले ही ऑप्टिक्स के लिए तस्वीरों में सामने आ गए हैं, लेकिन अभी बड़ा सवाल यही है कि क्या इनके बीच में कोई चुनावी गठबंधन भी होगा। अगर चुनावी गठबंधन होता है तब हम मान सकते हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा, यहाँ के सियासी गलियारों में ये भी चर्चा चल रही है कि पर्दे के पीछे बीजेपी खेल कर रही है। बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच इसी महीने, जो पिछले महीने मुलाकात हुई थी, जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ था उसी दिन दोपहर को इन दोनों के बीच एक बंद कमरे में मुलाकात हुई थी, और उसके बाद ही ये पूरा मराठी का विवाद शुरू हुआ। तो एक थियोरी ये चलाई जा रही है कि एमएनएस में जान फूंकने के लिए बीजेपी ने ही इस तरह का आदेश जारी किया ताकि एमएनएस को मौका मिले उसके खिलाफ आंदोलन करने का। फिर वो आदेश वापस ले लिया ताकि एमएनएस को क्रेडिट मिले। और जहां तक उद्धव ठाकरे के साथ आने की बात है, तो आप देखेंगे कि साथ आने को लेकर उद्धव ठाकरे ज्यादा लालायित हैं, उनकी ओर से काफी उत्साह दिखाया जा रहा है। उतना उत्साह जो है एमएनएस की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से नहीं दिखाया गया। हालांकि दोनों साथ में आए थे, उनका यही कहना था कि भाई मराठी के मुद्दे को लेकर हम साथ में आए हैं, लेकिन इन दोनों का साथ आना जो है एक राजनीतिक गठबंधन में तब्दील होगा, इस पर अभी सवालिया निशान है। इसलिए मुझे लगता है ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें बीजेपी फायदे में नजर आ रही है मुझे। निश्चित तौर पर देखिए जितेंद्र जी जो उत्तर बात जी, कह मैं रहे हैं, एक चीज और जोड़ रहा हूँ, ग्राउंड एक चीज और जोड़ रहा हूँ, और मैं वो चीज वो जोड़ रहा हूँ कि भाई जिस पार्टी का कोई पार्षद नहीं, जिस पार्टी का कोई विधायक नहीं, जिस पार्टी का कोई सांसद नहीं, उस पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एक बयान है, उन्होंने कहा मैंने सीपी से बात की और उन्होंने कहा कि भाई लोकतंत्र है, प्रदर्शन का अधिकार है, आप करने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो अड़े हुए थे दूसरी जगह के लिए, हम उनको परमिशन दे देंगे। फिर उनको परमिशन बाद में मिल गई और उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया। अब उत्कर जी आगे बढ़ाइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जितेंद्र जी जो विश्लेषण दे रहे थे ना, मैं बिल्कुल अब मैं सहमत हूं, क्योंकि ग्राउंड पे और महाराष्ट्र मुंबई की राजनीति को जितेंद्र ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। और ये जो भी तर्क आए हैं वो दिख रहा है, उससे कन्विंसिंग है कि ये गेम प्लान कैसे हो रहा है। अब इसमें मुझे इसमें मैं ये भी अंजीत सुनिए, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा। आप देखिए ना, ये जो सारे घटनाक्रम हुए, एक तो आदेश वापस ले लिया एमएनएस के आंदोलन के बाद बीजेपी ने, फिर उसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ता जो है जमीन पर हिंसा करते हैं, वहां पर मीरा रोड में पिटाई करते हैं एक दुकानदार की। ठीक है, क्या होता है उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ? तुरंत उनको कुछ मिनटों में छोड़ दिया जाता है कागजी अरेस्ट दिखाकर। उसके बाद में आप देखिए कि वो जो इन्वेस्टर थे वर्ली में, उनके दफ्तर पर हमला हुआ, उसमें भी क्या हुआ, कुछ मिनटों में जो है कार्यकर्ता वापस आ गए। सरकार कोई सख्ती भी तो नहीं दिखा रही है। आज मोर्चे को लेकर भी देखिए ना, आखिर में सरकार ने परमिशन दे ही दी ना उस मोर्चे को निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए कि जो गृह मंत्रालय है, जो कि बीजेपी के अधीन है, खुद मुख्यमंत्री के अधीन है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, और उस गृह मंत्रालय के बिहेवियर से एमएनएस को किस तरह का फायदा मिल रहा है कि एमएनएस अपना बज भी क्रिएट कर रही है। फिर से एक बार एमएनएस चर्चा में भी आ गई है और उसका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। उसके कार्यकर्ताओं पर कोई गंभीर धारा में मामले भी नहीं दर्ज हो रहे हैं, उसके कार्यकर्ता जेल भी नहीं जा रहे हैं, कस्टडी में भी नहीं लिए जा रहे हैं, और पार्टी को पब्लिसिटी भी मिल रही है। तो ये सारा कुछ तो एमएनएस के फायदे में होते नजर आ रहा है। ठीक है, उत्कर जी, इस बीच हिंदी भाषी क्या करेगा जो निशाना बन रहा है? हिंदी भाषी अब मुंबई में इतना कमजोर ग्रुप नहीं रहा। चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप में देख लीजिए, चाहे उनकी प्रेजेंस में देख लीजिए, या अभी जितेंद्र जी के आंकड़े देख लीजिए, जो कह रहे हैं वो इतना कमजोर ग्रुप तो है नहीं। और चाहे सोसाइटी में प्रेजेंस देख लीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी भाषी कुछ ऐसा वो करेगा। हाँ, पॉलिटिकल सिनेरियो
जिस तरह से इमर्ज कर रहा है और जिस तरह से ये गेम प्लान, अगर यही गेम प्लान है जो लॉजिकल है, तो वो तो फिर बीजेपी को फायदा होने वाला है। तो कुल मिला के हम समझ रहे थे कि हम लोगों की चर्चा से एक नया समीकरण सामने निकल गया है, और जो बात जितेंद्र ने कही वो बात बहुत महत्वपूर्ण और तार्किक बात कही। लेकिन एक चीज और मुझे सुनो अंजीत, आपके इस सवाल पे मैं और भी जोड़ना चाहूंगा। जो उत्कर्ष जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि अब उत्तर भारतीय समाज बड़ा सशक्त हो गया है, हिंदी भाषी समाज जो है मुंबई में, बिल्कुल सही बात है। और जहां तक बीजेपी को लेकर इसका क्या रुख रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ बीजेपी ने क्या किया। बीते 3-4 सालों से ये कर रही है कि बीजेपी मुंबई के उत्तर भारतीय समाज को जोड़ने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन झुग्गी बस्तियों में भी जहां पर उत्तर भारतीय समाज के लोग रहते हैं, यूपी बिहार के, उनको जोड़ने का कार्यक्रम कर रही है। इसके अलावा जो बड़े चेहरे रहे हैं ना मुंबई में उत्तर भारतीय समाज के, अलग अलग पार्टियों के, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। उत्तर जी जानते होंगे, कृपा शंकर सिंह आज बीजेपी में है, राजन सिंह आज बीजेपी में है। अच्छा, जो संजय निरुपम जो कि कांग्रेस के बड़े चेहरा थे, वो भी बीजेपी के सहयोगी दल एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में आ गए हैं। अब शाइना एनसी जो वो भी बीजेपी में है, वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में। इसमें एक चीज और जोड़ी है, आप देखिए, मैं सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई का एक बहुत वो है, उसके उसके ऊपर कब्जा अब नॉर्थ इंडियंस का है। बिल्कुल, आचार्य पवन त्रिपाठी जो बिल्कुल कोषाध्यक्ष बना दिए गए, बिल्कुल उनका नाम मैं भूल गया था वो आपने याद में। जी जी जी, बात वैसी नहीं रही है वहां पे। दर्शन करना आसान हो गया वहां, कुल मिला के ये कह रहे हैं कि अब आराम से जाके दर्शन कर। लेकिन जितना मुझे एक चीज बताए कि मुझे एक चीज और समझना है इस पूरे विषय में, इस महाराष्ट्र के विषय में, कि ठीक है सियासत चल रही है, संजय निरुपम क्यों इतना परेशान है? मतलब कल भी उनसे बात हो रही थी, आपने भी सवाल पूछा था जब वो एनडीटीवी पर लाइव थे, आज भी वो थाने गए थे, बहुत परेशान है आजकल। उसके पीछे क्या वजह है? अब सरकार उन्हीं की पार्टी सरकार में है, ये उधर के हैं इधर के, समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं, देखिए संजय निरुपम का ऐसा है ना कि उनके आप पूरे पॉलिटिकल करियर को देखेंगे तो संजय निरुपम हमेशा इस तरह से किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी करके वो खबरों में रहे हैं। और जहां तक आज आप कह रहे हैं कि उन्हीं की सरकार सत्ता में, और इस पर से ये कोई पहली बार नहीं है। जब पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और जब संजय निरुपम कांग्रेस में थे, तो एक बार उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है धरना दे दिया था, धरने पर बैठ गए थे, और वो 2-3 दिन तक वो धरना चला था। और तो संजय निरुपम ऐसे शख्स हैं जो मतलब कई बार खुद अपनी पार्टी के खिलाफ भी आंदोलन कर देते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल लेते हैं। जब वो शिवसेना में थे तो कुछ एक बार शिवसेना के खिलाफ उन्होंने कहा था, जब कांग्रेस में थे तो मैंने पृथ्वीराज चौहान का एग्जाम्पल दिया, और अभी आप ये देख रहे हैं। बट कुल मिलाकर ये है कि संजय निरुपम वो शख्स हैं जो जिस भी पार्टी में रहते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं कि वो या उनकी पार्टी खबरों में रहे। कांग्रेस अध्यक्ष जब थे, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब वो, तब उन्होंने जब वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब उन्होंने मुंबई में कई सारे आंदोलन किए थे। कांग्रेस तब एकदम डेड सी हो गई थी। लेकिन ये संजय निरुपम की वजह से ही था कि कांग्रेस चर्चा में रहती थी, खबरों में रहती थी, और कुछ ना कुछ जो है सनसनीखेज वो करते रहते थे। चलिए, मेरी जानकारी आपने बढ़ाई जितेंद्र जी, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन उत्तर जी, मैं आप कंक्लूजन आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि 30 मिनट का वक्त हो गया है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों भाइयों का भविष्य क्या देख रहे हैं आप महाराष्ट्र में, या सिर्फ ये सेंटिमेंट का खेल है, अगर फायदा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति अलायंस के बिना तो कोई नहीं कर रहा है ना। अब सवाल ये है कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर उद्धव और राज एक हो जाएं और अकेले लड़ लें, ये भी संभव नहीं है। तो राज अभी, अच्छा, महाराष्ट्र में भी चुनाव में, लेकिन असली लड़ाई तो मुंबई नगर महापालिका की है ना। शिवसेना के लिए सबसे बड़ी लड़ाई वही रहती है, क्योंकि संजय राउत ने एक बार मुझसे बातचीत में ये बात कही थी कि हमने मुख्यमंत्री बीजेपी का स्वीकार कर लिया, लेकिन अब उनको म्यूनिसिपैलिटी भी चाहिए। तो झगड़ा वहां भी बड़ा लंबा था। तो इस चुनाव का क्या नतीजा निकलेगा, और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव या बड़े चुनाव जब आते हैं, तो उस वक्त राजनीतिक परिस्थिति क्या रहेगी, अब ये डिपेंड करेगा कि किसके कितने पार्षद जीतते हैं या मेयरशिप कहाँ जाती है। अगर वो सफल होती है तो ये राजनीति आगे बढ़ेगी, अगर नहीं होती है तो फिर वो, क्योंकि जैसा जितेंद्र ने अभी कहा बहुत स्पष्ट कि महाराष्ट्र के बड़े सेंटर्स छोड़ दीजिए तो बाकी जगह ये इशू नहीं है।
तो वहां के लिए तो आपको दूसरी चीजें करनी, लेकिन गढ़ बचाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको मुंबई इस वक्त सामने है, तो मुंबई के लिए ये पूरी पॉलिटिक्स है, मुंबई म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के लिए। जितेंद्र, आपका कोई कमेंट इस पर आखिरी? चलिए, जितेंद्र से शायद आवाज नहीं जा रही उन तक। लेकिन उत्कर्ष जी, मैं एक बात मेरे बहुत जहन में आता है कि जब ये टीवी पर खबरें चलती हैं, अखबारों में खबरें छपती हैं, तो लोग क्या सोचते होंगे? जो उत्तर भारत में रहते हैं वो क्या सोचते हैं? उनके जहन में क्या आता है? असल में ये तो वही बात है ना कि जब उत्तर भारत में जब मुंबई की खबर छपती है तो उसका हम्म, रिएक्शन जिस तरह से होता है, हम्म, या अगर उत्तर भारत में बंगाल की खबरें छपती हैं या केरल की खबरें छपती हैं तो हम्म, रिएक्शन, क्योंकि मैं फिर कहा कि ये सेंटिमेंटल इशू ये हैं, हम्म, तो हम्म, वो सेंटिमेंट्स उसी तरीके से आते हैं। हम्म, और चूंकि वहां के चुनाव में ऐसा है नहीं, लेकिन उसका असर तो होता ही है ना, क्योंकि हम्म, महाराष्ट्र में आप देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में एक बड़ी खास बात है कि हम्म, महाराष्ट्र में मुंबई में बैठे हुए लोग जो उत्तर हम्म, भारतीय हैं, जो वहां जाके सक्षम हो गए हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के सपोर्टर्स हैं। यहाँ हाँ, बिल्कुल है। चुनाव में भेजा करते हैं वहां से वोटर, हम्म, चंदे दिया करते हैं, हम्म, चाहे छोटी पार्टियां हो बड़ी पार्टियां हो, वो अलग है। तो हम्म, कनेक्शन तो है, और उसका हम्म, रिएक्शन भी उसी तरीके हम्म, से होता है। लेकिन चूंकि सामने यहाँ उद्धव ठाकरे नहीं होंगे, राज ठाकरे नहीं होंगे, इसलिए वो बात नहीं, लेकिन हम्म। फिर भी वो सेंटिमेंट तो काम करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी, इतना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि दर्शकों को जो हमारा ये विश्लेषण है उनको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और हमारी ये कोशिश है कि हम और भी बेहतर विश्लेषण आप तक पहुंचाएं अलग अलग मुद्दों पर जो आपसे जुड़े हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबका एनडीटीवी डिजिटल प्लेटफॉर्म देखने के लिए।